हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के क्लास में। मैं मोनू कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका आज के क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी में पिछड़े बालक, समस्या बालक, अपराधी बालक और अलाभान्वित बालक के जो है शिक्षा और समायोजन, यानी एजुकेशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन, प्रॉब्लम चिल्ड्रन, जुवेनाइल डिलिंक्वेंट्स, जुवेनाइल जो है डिलिंक्वेंट्स और डिसएडवांटेजेज चिल्ड्रन, इसी के बारे में पढ़ने वाला है। तो आइए और शुरू करते हैं। पिछड़े बालक, समस्या बालक, बाल अपराधी और अलाभान्वित जो बालक होते हैं, ये संवेगात्मक उपद्रव के आधार पर जो है विशिष्ट या फिर जो है असाधारण बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। इसलिए इन बालकों को जो है संवेगात्मक समस्या बालक भी कहा जाता है। और ऐसे बालकों की जो है मुख्य रूप से 4 विशेषताएं होती है, जिसमें चरित्र विकृति आती है, चिंता प्रत्याहार जिसको एंजाइटी विड्रॉल बोलते हैं, अपरिपक्वता और आक्रामक विकृति इनके अंदर होती है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है ना, पिछड़े हुए बालक ये कौन होते हैं, कहाँ से आते हैं, किस कैटेगरी से आते हैं, और इनका जो है अगर मुख्य रूप से बात किया जाए तो बैकग्राउंड क्या है, इनके माता पिता क्या करते हैं, अगर इनके बारे में पता लगाया जाए केस हिस्ट्री के या फिर केस स्टडी के तौर पे, तो इनका इलाज जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो सकता है और इनकी स्थिति में जो है सुधार भी लेके आया जा सकता है। तो फिर आइए और सबसे पहले हम पिछड़े बालकों को देख लेते हैं, फिर उसके बाद समस्या बालक, अपराधी बालक और अलाभान्वित बालक को देख लेंगे। ये लगातार ही होते चला जाएगा। चैप्टर थोड़ा बड़ा होने वाला है। पिछड़े बालक, बर्ट ने जो है पिछड़े बालक की परिभाषा देते हुए कहा है कि पिछड़े बालक वह हैं जो अपने स्कूल जीवन के मध्य में जो है अपनी आयु से जो है नीचे के सामान्य कक्षा के जो है कार्य करने में असमर्थ हो। बर्ट ने जो है पिछड़े बालक के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए शिक्षा लब्धि के आधार पर इसकी परिभाषा दी है। और उनके अनुसार जो है पिछड़ा बालक वह बालक है जिसकी शिक्षा लब्धि जो है वो या बुद्धि लब्धि जो है वो 85 से कम है। पिछड़े बालक मतलब शिक्षा लब्धि। और पिछड़े बालक की विशेषता क्या होती है, तो आइए और इसको हम देख लेते हैं। इनके अंदर जो है निम्न शैक्षिक जो है लब्धि होती है। ऐसे माना जाए अगर किसी 11 साल के बच्चे की जो है शैक्षिक आयु 9 साल हो तो 11/9 गुना 100 कर देंगे, हमारा निकल जाएगा और करीब करीब 82 के आसपास 11 इसका जो है शैक्षिक लब्धि का जो है एक फार्मूला चलता है, EQ एजुकेशनल कोसेंट, जिसमें जो है शिक्षा आयु बटा वास्तविक आयु यानी एजुकेशनल एज बटा वास्तविक आयु और गुना जो है 100 कर देते हैं। तो अगर किसी बालक की जो है वास्तविक आयु 11 साल है और उसकी मानसिक आयु जो है ये या फिर जो शिक्षा आयु है ये 9 साल है, तो फिर 9/11 करके और गुना से 100 कर लेंगे तो करीब करीब 82% आ जाता है और पिछड़ा हुआ बालक ये कहा जाएगा। दूसरा नंबर है निम्न बुद्धि लब्धि। इन बालकों की जो है बुद्धि लब्धि भी कम होती है। रेवर ने भी कहा कि पिछड़े बालकों में जो है मानसिक रूप से साधारण न्यूनता पाई जाती है। इसके बाद तीसरा नंबर है अल्प समायोजन, जिसको हम पुअर एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। और इसमें जो है देखा जाए तो इसमें माना जाता है कि जो पुअर एडजस्टमेंट होगा, कहने का मतलब अल्प समायोजन, ये बालक जो है ये चूँकि पिछड़े हुए परिवार से आते हैं तो इनके अंदर जो है समायोजन की क्षमता भी कम हो जाती है। उसके बाद तीसरा नंबर है
संवेगात्मक अपरिपक्वता, जिसको हम इमोशनल इमैच्योरिटी बोलते हैं। और पिछड़े बालक की जो है एक विशेषता जो है ये संवेगात्मक अपरिपक्वता है, और इस अपरिपक्वता के कारण वे संवेगात्मक समायोजन में भी असक्षम होते हैं। उन्हें अपने संवेगों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रहता है और परिस्थिति के अनुकूल अपने संवेगों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं। चौथा नंबर है सीमित आवश्यकताएं। पिछड़े बालक की आवश्यकताएं सीमित होती है और विशेष रूप से जो है मानव आवश्यकताएं जैसे उपलब्धि प्रेरक, सम्मान प्रेरक, प्रतिष्ठा प्रेरक इत्यादि जो है ये दृष्टिकोण से भी पिछड़े होते हैं। सातवां नंबर है सीमित अभिरुचियाँ। ऐसे बालकों की अभिरुचियाँ भी जो है वो इंटरेस्ट वो सीमित रहता है। इसके कारण क्या है? जो पिछड़े बालक हैं या फिर बालक का जो पिछड़ापन होता है, इसका रीज़न क्या है, आइए इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले इनकी जो है न्यून जो बौद्धिक योग्यता होती है ये होती है, और इनका जो बौद्धिक योग्यता ये करीब करीब माना जाता है कि ये 95 से 90 से काफ़ी कम होता है। इसके बाद अनुपयुक्त वातावरण। अगर उपयुक्त वातावरण में नहीं है तो फिर वहाँ से जो बालक है वो पिछड़ेपन का शिकार हो जाएगा। पढ़ाई के साथ पढ़ाई पे उसका ध्यान होना चाहिए, लेकिन वो ध्यान जो है कहीं और डाइवर्ट हो जाता है, खेल में या फिर और भी गंदे आचरण में जो है वो। खेल तो अच्छी चीज़ है, लेकिन खेल कैसा खेल खेल रहे हो ये मैटर करता है, और वो आपके जो है शिक्षा में वो फ़ायदेमंद है या फिर नहीं है ये भी मैटर कर जाता है। उसके बाद तीसरा नंबर है शारीरिक क्षति। कई सारे बालक जो हैं वो जो अंधे हैं, बहरे हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं या फिर गूंगे हैं, ये शारीरिक क्षति के चलते जो है वो सामान्य बुद्धि के होते हुए भी पिछड़ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक हीन भावना आ जाती है। इसके बाद चौथा नंबर है स्वभाव संबंधी कमजोरी। थोड़ा सा शारीरिक क्षति के बारे में जान लेते हैं। मेरे गांव में एक लड़का है और पैरों से थोड़ा विकलांग है, और उसने जो है 10th तक पढ़ाई भी की है। रियलिटी में बता रहा हूँ। लेकिन हुआ ये कि वो खुद से कॉन्फिडेंट नहीं हो पाया। मैंने उसे बोला कि यार तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो बोलता है कि मुझे नहीं पढ़ना। अब पढ़ के क्या होगा, इतना पढ़ के क्या होगा। मैं बोला यार तुम्हारी तो जॉब लग जाएगी, तुम्हें तो आराम से मिल सकता है जॉब, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा पढ़ो तो सही। बोला नहीं, इसमें हम क्या कर सकते हैं। और भी कई सारे रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर एबिलिटी होते हुए भी, वो पढ़ाई में सामान्य होते हुए भी वो नहीं पढ़ पाया। क्योंकि उसके अंदर जो है खुद के अंदर जो है हीनता की भावना आ चुकी थी। इसके बाद चौथा नंबर है स्वभाव संबंधी कमजोरी। यानी कई सारे बालक हैं जो स्वभाव के चलते पिछड़ जाते हैं। रियलिटी कई बार लजापन का स्वभाव और भी कई सारी चीज़ें, वो ब्रॉड नहीं बन पाते, उतना खुल नहीं पाते, उनका दिमाग उतना विकसित नहीं हो पाता, जिसके चलते वो सामान्य होते हुए पिछड़ पा जाते हैं। उसके बाद पाँचवा नंबर है पाठशाला में अनुपस्थिति। भाई सीधी सी बात है, जो बच्चा पाठशाला में नहीं जाएगा, स्कूल में नहीं जाएगा, वो क्या करेगा भैया। नॉलेज तो स्कूल से ही आएगा ना। बाहरी नॉलेज आपके जीवन के लिए अच्छा है, लेकिन जो आपका माइंड को जो है, आपके माइंड को बेहतर करेगा वो पाठशाला ही करता है, स्कूल ही करता है। और इसलिए आपको आप देखते होंगे कि बच्चों को कहा जाता है कि 10वीं तक तो तुम लगातार स्कूल ज़रूर जाओ। 10वीं छोड़ो, अगर तुम 8वीं तक भी लगातार स्कूल गए हो और किसी अच्छे जगह पे पढ़ रहे हो, तो वहाँ से माइंड जो आपका विकास विकसित होता है वो कहीं और पे नहीं हो पाता। इसके बाद है पिछड़े बालकों की जो है शिक्षा और इनका उपचार। आइए और इसको हम देख लेते हैं। एक नंबर है मानसिक योग्यता के अनुकूल अगर उनकी शिक्षा, अगर वो जिस मानसिक योग्यता के साथ हैं, जिस मानसिक आयु के साथ है वो, अगर उस हिसाब से उनको शिक्षा दी जाए, केवल शारीरिक वर्धन के हिसाब से नहीं, शारीरिक ग्रोथ के हिसाब से नहीं,
एज के हिसाब से नहीं, तो उनका जो है विकास वो सहज रूप से हो सकता है। इसके बाद वातावरण में सुधार। कई बार हमारा जो आसपास का इन्वायरमेंट है वहाँ पे भी पढ़ के और बच्चे बिगड़ जाते हैं, या फिर उनका जो है सहज जो विकास होता है वो नहीं हो पाता है, लेकिन अगर ऐसा सुविधा दिया जाए तो वो विकास हो सकता है। इसके बाद क्या है, वातावरण में सुधार बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आजकल खास करके गाँव के बच्चे जो हैं उतने डेवलप नहीं हो पाते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गांव के बच्चे डेवलप नहीं होते, लेकिन जो गांव में ही रह गए वहाँ पे डेवलपमेंट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ का वातावरण थोड़ा सा अलग है। इसके बाद तीसरा नंबर है व्यक्तिगत ध्यान। अगर ऐसे बालकों पे व्यक्तिगत ध्यान दिया जाए, पर्सनली इन चीज़ों को देखा जाए, शिक्षक करें, तो फिर वहाँ पे उसके सही होने के चांसेस हो जाते हैं। इसके बाद चौथा नंबर है शारीरिक दोष का उपचार। भैया शारीरिक दोष का अगर उपचार हो जाता है तो वो बालक तो सामान्य हो जाएगा और वो टक्कर लेने लग जाएगा सामान्य बालकों के साथ, और वो बेहतरीन उभर के आएगा भी। मेरे साथ पीजी में एक लड़का था, फिर मेरा एक साथी ही था। मैं देखता था वो बैसाखी के सहारे आता था एग्ज़ाम देने। ऐसा नहीं है सारे, लेकिन वो बैसाखी के सहारे आता था और उसका मानना है कि मैं कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ज़रूर करूँगा, अचीव ज़रूर करूँगा, इसलिए वो पढ़ता भी है। तो रियलिटी है। इसके बाद पांचवा नंबर है व्यावसायिक निर्देशन। अगर ऐसे बालकों को जो है ये व्यावसायिक, या फिर ऐसे बालकों को जो है समाजों के लिए अनुकूल व्यवसाय या जो वो कर सकते हैं उनके लिए अनुकूल हो, वो किया जा सकता है। जैसे गूंगे व्यक्ति को जो है वो क्या बोलते हैं यार उसको, कुम्हार का काम दे दिया जाए, और भी कई सारी चीज़ें जो आज के समय में जो है प्रधानमंत्री जो है वो कौशल विकास योजना चलाए जा रहे हैं। इसमें कई सारे जो हैं वो चीज़ें आती हैं जिनका अगर हम इस्तेमाल करें तो वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है। और वैसे लोग जो बोलने में, चलने में, फिरने में असक्षम है, वो लोग भी इस काम को करके और अच्छा पैसा कमा सकते हैं और अपना जो है उस क्षेत्र में अच्छा नाम कमा सकते हैं। इसके बाद छठा नंबर है श्रव्य दृष्टि सहायता। यानी शिक्षकों को चाहिए कि वर्ग में श्रव्य दृष्टि सहायता का उपयोग करके ऐसे छात्रों की जो है रुचि को अध्ययन के प्रति बढ़ाने का प्रयास करें। इसके बाद आ गया समस्या बालक। समस्या बालक क्या है, कैसे उत्पन्न होता है, इसका कारण क्या है और किसे कहते हैं, और इसका जो है इसको ख़त्म करने का उपचार है क्या, उसको वो बालक को जो है बेहतर बनाने का उपचार क्या है, उपाय क्या है, आइए और इसको भी हम देख लेते हैं। आम बोलचाल की भाषा में जो है कुछ समायोजित बालक को ही जो है समस्या बालक कहा जाता है। प्राय हम देखते हैं कि कक्षा में कुछ बालक ऐसे होते हैं जो न केवल शिक्षकों के लिए बल्कि जो अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं और उनके माता पिता के लिए भी समस्या बन जाते हैं। और कोई बालक जो है पाठशाला के अनुशासन के विरुद्ध सख्ती से व्यवहार करता है, कोई पक्का आलसी बन जाता है, कोई चोरी करना सीख लेता है और कोई वर्ग से गैरहाजिर हो जाता है। कोई शिक्षकों या अधिकारियों को धमकी दिया करता है। इस तरह के कुछ लड़के जो हैं घबराहट से तथा कुछ जो हैं अति कायरता से पीड़ित होते हैं, और इस प्रकार के बालकों की जो है गणना समस्या बालक के रूप में की जाती है। वैलेंटाइन एक मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने परिभाषा दी कि समस्या बालक पद का प्रयोग ऐसे बालकों के लिए किया जाता है जिनका व्यवहार तथा व्यक्तित्व में किसी प्रकार की गंभीर असामान्यता होती है। इस परिभाषा में जो है दो मुख्य बातें हैं। पहली बात यह है कि समस्या बालक में एक से अधिक जो है असाधारण व्यवहार पाए जाते हैं, और दूसरी बात यह है कि इस परिभाषा जो है समस्या मूलक व्यवहार की जो है गंभीरता पर जोर देती है। और इसके अनुसार जो है वह बालक जिसका व्यवहार गंभीर रूप से असामान्य एवं असाधारण हो, समस्या बालक कहलाएगा। अतः मात्र कक्षा में अनुपस्थित रहना या कक्षा से भाग जाने जो है समस्या मूलक व्यवहार नहीं है, क्योंकि अक्सर बच्चे जो हैं किसी न किसी कारण से कभी कभी अपनी कक्षा में अनुपस्थित रहते भी हैं, तो क्या उन्हें भी हम समस्या बालक कहें? बिल्कुल नहीं, सारे बच्चे तो नहीं हो सकते।
समस्या बालक की जो है विशेषताएं, तो आइए और इसको हम देख लेते हैं। पहला नंबर है कुछ समायोजित होना और दूसरा नंबर है विशेषज्ञों की जो है लक्षण नज़र में जो है गंभीर रूप से असाधारण होना। डॉक्टर जीडी कमिंग्स का अध्ययन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है इस क्षेत्र में, और उन्होंने नर्सरी और शिशु पाठशाला के जो है 2 से 7 वर्ष के बालकों का अध्ययन करके देखा कि कायरता, भाषा दोष, अधिक बेचैनी, घबराहट, जख्खीपन, निर्दयता, झूठ बोलना, अधिक देर तक ध्यान को केंद्रित करना, जल्दी जल्दी पेशाब या फिर पखाना करना इत्यादि लक्षण जो है सभी बालकों में थे। 30% बालकों में दिवा स्वप्न और 20% बालकों में अधिक चिंता, 21% बालकों में अधिक देर तक पेशाब न रोक पाना और 18% बालकों में जो है ये घबराहट के लक्षण देखे गए। लेकिन आयु वृद्धि के साथ साथ इनमें से बहुत सारे बच्चों के जो है वो ये जो लक्षण थे वो दूर भी हो गए। इस अध्ययन के जो है निष्कर्ष पर हम आते हैं कि 2 से 7 वर्ष के बालकों में जो है बहुत से ऐसे व्यवहार होते हैं जो समस्या व्यवहार लगते हैं, लेकिन मूलतः वे समस्या व्यवहार नहीं होते। इससे अभी निष्कर्ष निकलता है कि 2 से वर्ष से जो है पूर्व इस प्रकार के जो है अनेक व्यवहार बालकों में देखे जाते हैं जिन्हें समस्या बालक नहीं कह सकते, क्योंकि उन्हें ऐसे व्यवहार जो है ये आयु विकास क्रम में जो है शीघ्र ही सामान्य व्यवहार में बदल जाते हैं। समस्या व्यवहार की गंभीरता के संबंध में भी देखा जाता है कि एक व्यक्ति शिक्षक या अधिकारी किसी व्यवहार को जो है गंभीर समझता है और दूसरा उसे गंभीर नहीं समझता। यह शिक्षकों या अधिकारियों की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रायः देखा जाता है कि शिक्षक बालकों के जो है उसी व्यवहार को गंभीर समझता है जो उसके लिए अधिक कष्टदायक होता है, और जो व्यवहार बालकों के लिए अहितकर होता है उसकी अपेक्षा वो करता है। इसके बाद है समस्या व्यवहार के कारण। अति तथा न्यून बौद्धिक योग्यता। जिन बालकों की बौद्धिक योग्यता औसत बालकों से जो है अधिक या बहुत कम होती है, वो प्रायः समस्या बालक बन जाते हैं। औसत बालकों के लिए जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है वह प्रखर बुद्धि के बालकों के लिए काफ़ी जो है आसान होता है, अतः वे उसे जल्दी सीख जाते हैं और स्कूल जाने या कक्षा में बैठने की जो है वो ज़रूरत महसूस नहीं करते, और उनकी जो है शिक्षा में अभिरुचि नहीं हो पाती है, और धीरे धीरे वो स्कूल से अनुपस्थित रहना, वर्ग से भाग जाना या फिर विद्रोह करना, झूठ बोलना और इन सारे लक्षणों से जो है वो शिकार होकर और समस्या बालक बच्चे बन जाते हैं। और दूसरी ओर जो है निर्बल बुद्धि के बालकों के लिए पाठ्यक्रम कठिन हो जाता है और किसी विषय को औसत बालकों की अपेक्षा वो बहुत कम समझ पाते हैं, लेकिन उनकी आयु के अनुसार उन्हें वर्ग उन्नति मिलती रहती है। फल यह होता है कि धीरे धीरे वे पढ़ने में पिछड़ जाते हैं और अंत में समस्या मूल बालकों का जो है शिकार बन जाते हैं। दूसरा नंबर है जन्मजात संवेगात्मक प्रवृत्तियाँ, जिसको हम इनेट इमोशनल इम्पेशंस बोलते हैं। ये जो अभी इसके पहले हमने पढ़ा था कि पिछड़ जाते हैं बच्चे एज के साथ। आपने एक फिल्म देखी होगी कोई मिल गया, देखा ही होगा, ऋतिक रोशन की फिल्म है, और वो बचपन से ही जो है ना पढ़ने में कमज़ोर होता है, और वो 16-17 साल की उम्र में भी जो है 6ठी क्लास में ही होता है। तो अचानक समस्या बालक की मैं बात कर रहा हूँ, इससे क्या पता चलता है? अगर उसको जो है उस एज के हिसाब से वर्ग में जो है उन्नति मिलती रही होती, कृष्णा नाम होता है शायद, तो आई थिंक वो जो है वो कभी वैसा बन ही नहीं पाता। वो तो बनाया गया है कि कोई आता है ऊपर से और वहाँ से वो उसके पास पावर आ जाता है और जो भी चीज़ें कर लेता है, लेकिन वहाँ पे समस्या बालक को दिखाया गया है, कहने का मतलब यही है। इसके बाद दूसरा नंबर है जन्मजात संवेगात्मक प्रवृत्तियाँ, जिसको इनेट इमोशनल इम्पल्सेस बोलते हैं, और वैलेंटाइन के अनुसार जो है
समस्या बालक का एक प्रधान कारण जो है बालकों में जन्मजात संवेगात्मक प्रवृत्तियाँ हैं। उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि लगभग कुछ बालक जन्म से ही झांकी, विद्रोही और नटखट होते हैं। डॉक्टर लॉयड ने अपने अध्ययन में पाया कि लगभग 6% बच्चे जो हैं स्नायु दोष के कारण जो है पढ़ने में पिछड़ गए, क्योंकि वो हमेशा बीमार वगैरह रहते थे। इसके बाद तीसरा नंबर है दोषपूर्ण घरेलू वातावरण। भैया जिस घर में हमेशा झगड़ा होता हो, माँ बाप जो है हमेशा लड़ते झगड़ते हों, या फिर पैसे का प्रॉब्लम हो, और भी कई सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती है, वहाँ के बच्चों का जो है समस्या बालक बनना अधिकतर देखा जाता है। इसके बाद चौथा नंबर है घर का दोषपूर्ण अनुशासन। अनुशासन जो है ना तो इतना ज़्यादा टाइट हो और ना ही इतना ज़्यादा ढीला हो कि बच्चे बिगड़ जाएं, और इतना ज़्यादा टाइट ना हो कि उनका जो है मानसिक विकास ही ना हो पाए। तो इन दोनों के बीच में समन्वय बनाना माता पिता का काम होता है, और वो कैसे करेंगे वो उनको खुद ही पता होना चाहिए। पांचवा नंबर है पाठशाला का दोषपूर्ण अनुशासन। दोषपूर्ण अनुशासन का मतलब क्या होता है? जिस स्कूल का जो है अनुशासन वो बहुत ज़्यादा टाइट हो या फिर बहुत ज़्यादा ढीला हो। टाइट का मतलब कि इतना ज़्यादा टाइट कर दो कि बच्चा का सर्वांगीण विकास से रुक जाए, और इतना ढीला कर दो कि वो बिगड़ ही जाए, तो वहाँ पे विकास नहीं हो पाता। इसके बाद शारीरिक दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति। छठा नंबर है दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति। शिक्षा पद्धति यानी जो एजुकेशनल सिस्टम है, अगर दोषपूर्ण ना हो कि अगर बेहतरीन हो तो फिर बच्चों का विकास होता है, लेकिन अगर दोषपूर्ण हो तो वहाँ पे विकास नहीं हो पाता, और धीरे धीरे बच्चे जो हैं वो शिक्षा में पिछड़ जाते हैं। इसके बाद है शारीरिक दोष। जो लड़का जो है लंगड़ा है, काना है और लूला है, या फिर और भी कई सारे प्रॉब्लम्स के साथ हुआ है, वो अक्सर पिछड़ जाता ही है। इसका सामाजिक आर्थिक स्थिति, भाई पैसा नहीं है तो भी स्थिति खराब होगी और बालक जो है वो पिछड़ा हुआ दिखेगा। इसके बाद है समस्या बालक की जो है शिक्षा और उपचार। बौद्धिक क्षमता के अनुकूल शिक्षा। ऐसा माना जा सकता है, ऐसा कहा जा सकता है कि बच्चा के अंदर जो है जितनी उसकी क्षमता हो उस हिसाब से अगर शिक्षा दिया जाए तो फिर बेहतरीन बच्चे बन सकते हैं। दूसरा नंबर है रुचि के अनुकूल शिक्षा। तो भाई अगर रुचि के अनुकूल शिक्षा ही ना दिया जाए तो फिर वो बच्चे बिगड़ जाएंगे। इसलिए शिक्षकों को चाहिए कि वो बच्चों को उनकी रुचि के हिसाब से या फिर रुचि जगा के और शिक्षा दें। रुचि कैसे जगाया जाता है, ये इंटरेस्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे। इसके बाद है तीसरा अच्छी अध्यापन विधि। अगर अध्यापन विधि अच्छा होगा तो फिर बच्चा सब जो है वो आराम से वो इंटरेस्ट लेने लग जाता है, तो जैसे इंटरेस्ट लेता है वैसे ही वो बेहतर हो जाता है। चौथा नंबर है स्कूल का अच्छा अनुशासन। अगर अनुशासन अच्छा है तो फिर बच्चे भी पढ़ते हैं और मन भी लगता है उनका। इसके बाद पाँचवा नंबर है मनोरंजन। तो अगर मनोरंजन ना हो तो फिर पढ़ाई तो भाई जीवन ही झंड हो जाता है ना। तो मनोरंजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें जो है अच्छे खेल, ड्रामा और संगीत और भी कई सारी चीज़ें आती हैं। स्कूल सलाहकार भी होना चाहिए और माता पिता और अधिकारियों का सहयोग मिलना चाहिए, तो फिर वहाँ से बच्चे जो हैं काफ़ी बेहतर कर पाते हैं। इसके बाद है अपराधी बालक। अपराधी बालक के बारे में कहा जाता है कि जो व्यवहार अपराधी बालकों के द्वारा किया जाता है उनमें जो है बाल अपराध या कदाचार हो जाते हैं। अपराधी बालक को हम ऐसे नॉर्मली मान सकते हैं कि अपराधी किशोर और अपराधी बालक में क्या अंतर है। तो अपराधी बालक जो होता है, इसका जो एज होता है अपराधी बालक का, ये किशोरावस्था से कम उम्र का होता है। किशोरावस्था का उम्र तो आपने पढ़ा ही होगा। तो 10 साल तक जो है बच्चे अगर अपराधी करते हैं तो उनको हम अपराधी बालक कहते हैं। हेली ने इस अर्थ में परिभाषा देते हुए कहा कि वह बालक जो व्यवहार के सामाजिक नियम से विचलित हो उसे बाल अपराधी कहते हैं। वो इसी तरह जो है रिलिलबर्ट ने जो है कहा है कि बाल अपराधी वह बालक है जिसकी असामाजिक प्रवृत्ति इतनी गंभीर होती है कि वह शासकीय जो है कार्रवाई का बागी बन जाता है।
वैसे ही वैलेंटाइन ने कहा कि 8 से 9 वर्ष की आयु वाले जो हैं बाल अपराधी बालकों को ही बाल अपराधी कहते हैं, और इस तरह 9 से लेकर किशोरावस्था तक अपराधी किशोर अपराधी कहलाते हैं। इसी तरह डीसी पेज ने इस विचार का समर्थन करते हुए कहा कि कानून द्वारा जो है निश्चित आयु के अधीन बालकों तथा किशोरों द्वारा किए गए अध्ययनों को ही बाल अपराध कहा जाता है। इसी तरह एस रेवर ने कहा कि बाल अपराध शब्द का जो है व्यवहार ऐसे अपराधियों द्वारा किया जाता है जिनकी आयु 16 से लेकर 18 वर्ष के बीच होती है। उसी तरह जो है क्राइस इनवांस ने अभी कहा है कि विशेषकर 18 वर्ष से कम आयु कि किसी भी व्यक्ति द्वारा नैतिक या वैधानिक जो है संहिता को तोड़ने की क्रिया को बाल अपराध कहा जाता है। तो बाल अपराधी की जो है विशेषताएं क्या क्या होती है, आइए और इसको हम देख लेते हैं। पहला विशेषता है कि निरीक्षणों से पता चलता है कि बाल अपराधी की जो है शारीरिक रचना सामान्य बालकों की जो है शारीरिक रचना से थोड़ी अलग होती है। वे शरीर से मजबूत होते हैं, मांसपेशियां प्राय विकसित होती है, अलौकिक चेहरा होता है और आँख की चमक जो है अपूर्व होती है। दूसरा नंबर है बाल अपराधी की एक विशेषता जो है आक्रमणशीलता है, और वे स्वभाव से आक्रामक होते हैं, बात बात पर आक्रामक व्यवहार करते हैं। तीसरा नंबर है उनके धातु स्वभाव में जो है आक्रामकता के साथ साथ असहनशीलता की प्रधानता होती है, और ऐसे बालक जो अधिकारियों के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति तथा बैर भाव रखते हैं और इसकी अभिव्यक्ति के माध्यम से अपने व्यवहार के माध्यम से करते हैं। और पाँचवा नंबर ऐसे बालक सामाजिक नियम परंपरा मानक तथा मूल्यों के जो है विपरीत व्यवहार करते हैं। छठा नंबर है कि मनोविश्लेषकों के अनुसार जो है अपराधियों का जो है अहम सबल होता है और पराअहम कमजोर। इसी कारण जो है अपराध करने में वो पछतावा नहीं करते हैं और न चिंता न तनाव का जो है वो शिकार होते हैं। बाल अपराधी के व्यवहार के जो है कितने प्रकार हैं, तो चोरी की प्रवृत्ति उनमें पाई जाती है, भाग जाना होता है और बर्बरता पाई जाती है उनके अंदर। इसके बाद लिंग अभद्र व्यवहार पाया जाता है, जलसाजी भी पाया जाता है। बाल अपराध के कारक क्या क्या हैं, आइए इसको देख लेते हैं। जैविक कारक हैं, दोषपूर्ण वातावरण है, और सामाजिक सांस्कृतिक कारक हैं, मानसिक रोग और असामान्य मानसिक स्थिति भी है भैया, और इसको हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जैविक कारक में जाता है वंश अनुक्रम आता है, मतलब चोर के बेटा चोर, और ऐसा देखने को 70% केसेज में मिलता है। उसके बाद शारीरिक दोष, शारीरिक दोष जैसे कुछ अपराधियों के जो है जन्मजात लक्षण होते हैं डॉक्टर लेब्रोसे के अनुसार, जैसे बड़ा और नुकीला सिर, छोटी गर्दन, बड़े बड़े कान, घसी आंखें और चिपटी नाक, पीला चेहरा, ऐसा माना जाता है। लेकिन अभी के समय में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैसे ही निम्न बुद्धि के तो ये होते हैं भाई, इसका तो मैं विचार करता हूँ कि उनकी जो है निम्न बुद्धि होती है, लेकिन उनमें एक आध की जो है वो अच्छी भी होती है। और चौथा नंबर है माता पिता के स्वभाव संबंधी जो है शील गुण। तो माता पिता के पूर्वजों के स्वभाव संबंधित शील गुण का प्रभाव जो है बाल अपराध पर पड़ता है। अनुसंधानों से पता चलता है कि एल्कोहलिज्म के जो है कारण कुछ बच्चे अपराधी बन जाते हैं। इसके बाद है घरेलू दोषपूर्ण घरेलू पर्यावरण। तो भाई घर की अवस्थाएं कैसी है ये हमेशा मैटर करता है। अगर घर में हमेशा झगड़ा वगैरह होता हो तो फिर बच्चे दोषपूर्ण बन जाएंगे। और घर का अनुशासन अगर अच्छा है, दूसरा नंबर है घर का अनुशासन, तो घर का अनुशासन अगर अच्छा हो तो फिर बच्चे अच्छे बन जाते हैं, अगर अच्छा नहीं हो तो अपराधी बन जाएंगे। तीसरा नंबर है आर्थिक स्थिति, भाई पैसा हो तो फिर सब चीज़ अच्छा है, लेकिन पैसा ना हो तो सब चीज़ अच्छा नहीं है। और अच्छे अच्छे परिवार की जो है, और कितनी सारी तो गरीब लड़कियां खास करके शहरों में वेश्यावृत्ति का धंधा करने लग जाती हैं, लड़के चोरी करने लग जाते हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पे जो सहजता से पैसे कमाने का जो लोग जरिया बना लेते हैं। पाठशाला, तो पाठशाला में दोषपूर्ण अगर वातावरण हो, शिक्षक अच्छे ना हो, विद्यार्थी अच्छे ना हो, तो फिर वहाँ पे ऐसा देखने को मिल जाता है। इसके बाद है साथी एवं समुदाय। समुदाय अच्छा ना हो, साथी आपके अच्छे ना हो तो दोषपूर्ण तो बने जाएंगे।
देखा देखी लड़का सब सिगरेट पीता है, देखा देखी शराब पीता है। रियलिटी है कोई ना कोई दोस्त ही और जाने पहचानने वाला ही जो है ये सारी चीज़ें सिखाता है। अपराधी बालकों की जो है उपचार और शिक्षा, आइए देख लेते हैं इसमें। जिसमें जो है पहला नंबर निरोधात्मक उपाय और प्रविधियाँ और दूसरा है साध्य प्रविधियाँ। तो निरोधात्मक उपाय में आ जाता है घर का उचित वातावरण होना चाहिए, निरोधात्मक उपाय या फिर जो प्रविधियाँ। घर का उचित वातावरण रहेगा तो फिर वहाँ पे अच्छा रहेगा, और माता पिता जो है वो बालकों के सामने तो खास करके बच्चों के सामने झगड़े नहीं। दूसरा नंबर है घर में उचित अनुशासन अगर बना हुआ रहता है तो फिर वहाँ पे फ़ायदा होता है। और तीसरा नंबर है इच्छाओं की पूर्ति। इच्छाओं की पूर्ति अगर होती रही तो बालक जो है कुंठा उसके अंदर होगा नहीं, फ्रस्ट्रेशन होगा नहीं, और फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा तो फिर जय जय है। अच्छे खेल और साथी जो है अगर अच्छे हों तो फिर बालक जो है वो अगर अच्छा खेल कर रहे हैं तो माइंड भी डेवलप होता है। अगर अच्छा खेल नहीं खेल रहे हैं और साथी भी अच्छे नहीं हैं तो वहाँ पे बालक जो है वो देखा देखी बने जाते हैं। उचित शिक्षा अगर दी जाए तो फिर बहुत अच्छी चीज़ है, और उचित शिक्षा दिया जाए तो बालक जो है वो समस्या बालक या फिर अपराधी बालक नहीं बनते हैं। और सातवां सरकारी सहायता। बिल्कुल भाई, सरकारी सहायता जैसे गरीब बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा हो गया, आदर्श राजकीय स्कूल की स्थापना, गंदे किस्म के चलचित्रों पर रोक और मनोरंजन तथा खेलकूद की समुचित व्यवस्था, अधिक बच्चा पैदा करने पर रोक, अवैध तथा लावारिस बच्चों के जो है लालन पालन और शिक्षा का जो है उचित प्रबंध आदि किया जाए तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इसके बाद है साध्य उपाय या प्रविधियाँ, जिसमें शारीरिक विधि है, दलन विधि है, बाल्य अपराध न्यायालय है, मनोवैज्ञानिक विधि है और मनोविश्लेषण विधि। आइए इसको हम देख लेते हैं। पहला है शारीरिक विधि। इस विधि में ऐसे अपराधों का जो है निदान किया जाता है जो बालकों के शारीरिक दोष के कारण जो है उत्पन्न होते हैं। तो पहले शारीरिक दोष का पता लगाया जाएगा, उसके बाद निदान करके और अपराधी बालकों में सुधार किया जाता है। उसके बाद दूसरा है दलन विधि, जिसको सप्रेशन मेथड बोलते हैं, और इस विधि द्वारा बालकों की ऐसी इच्छाओं को दबा दिया जाता है जिसके कारण वे अपराधी बालक बन जाते हैं। तीसरा नंबर है बाल अपराध न्यायालय। तो अपराधी बालकों को जो है बाल अपराध न्यायालय में हाजिर किया जाता है, जहां औपचारिक रूप से उनकी परीक्षा की जाती है। और परीक्षा का उद्देश्य सजा देना नहीं बल्कि जो है अपराध के कारणों को समझना और उनका निदान करके बालकों में सुधार लाना होता है। इसके बाद चौथा नंबर है मनोवैज्ञानिक विधि। और मनोवैज्ञानिक विधि में जो है अपराधी बालकों को सुधारने में जो है काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है, और इसके अंतर्गत सर्वप्रथम अपराध के कारणों का पता लगाया जाता है, उसके अनुसार जो है वातावरण में जो है सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। पाँचवा नंबर है मनोविश्लेषण विधि, और आजकल इस विधि का जो है उपयोग अपराधी बालकों के सुबह के जो है वो इलाज में या फिर सुधार में जो है बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद प्रमाणित हो रहा है। और इससे पहले जो है बालकों की जो है दमित दलित और इच्छाओं तथा संवेगों का जो है पता लगाया जाता है, और इसके लिए जो है साचार्य स्वतंत्र साचार्य स्वप्न दैनिक जीवन की जो है मूल आदि का जो है विश्लेषण किया जाता है। इसके बाद है बाल अपराध और विद्यालय। आइए इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एम ए इलियट एक मनोवैज्ञानिक थे, और ये बहुत बड़े लेवल के एक ऑथर हैं, जिनकी अपनी पुस्तक है जो है क्राइम इन मॉडर्न सोसाइटी, और उनमें उसमें जो है उन्होंने कुछ बातों का उल्लेख किया है बाल अपराध और विद्यालय से रिलेटेड। तो आइए और उसको हम देख लेते हैं। पहला नंबर है बाल अपराध को रोकने के लिए तथा अपराधियों में सुधार लाने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक जो है योग्य और प्रशिक्षित हो, और अपने विषय के साथ साथ मनोविज्ञान और समाज शास्त्र का भी जो है विशेषज्ञ होना चाहिए, ताकि वे बालकों की समस्याओं को समझ सकें और उसके अनुसार उनके रोग निदान की व्यवस्था कर सकें। दूसरा नंबर है कि बालक दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के कारण अपराधी बन जाते हैं, तो अगर उसमें जो है वो सुधार लेके आया जाए तो फिर वो ठीक हो सकते हैं। तीसरा नंबर है जिज्ञासा। बालकों की एक जन्मजात रुचि है, वे अब अजनबी वस्तुओं को जानने के जिज्ञासु होते हैं। वे जानना चाहते हैं कि उनके समुदाय अमुक फूल पेड़ या फिर पहाड़ी के पीछे कौन सी चीज़ें हैं। चौथा नंबर है बाल अपराध को रोकने के लिए अपराधी बालकों को जो है सामान्य बनाने के लिए शिक्षकों को जो है बालकों के संवेगात्मक पसंद को ध्यान में रखकर व्यवहार करना चाहिए। उसके बाद पाँचवा नंबर है कि बालकों में जो है एक सलाहकार की समिति होनी चाहिए, और
यानी प्रत्येक विद्यालय में एक सलाहकार समिति होनी चाहिए और इस समिति में जो है शिक्षकों के अलावा एक योग्य और प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक की जो है वो नियुक्ति होनी चाहिए। इसके बाद छठा नंबर है कि यदि किसी बालक का अपराध का निदान या फिर निराकरण विद्यालय में संभव न हो तो तुरंत उसे किसी बाल निर्देशन केंद्र में या फिर निदान क्लिनिक में भेज देना चाहिए। सातवां नंबर है बालकों में ईमानदारी, सच्चाई और उत्तरदायित्व आदि गुणों को जो है पैदा करने के लिए शिक्षकों को हर संभव प्रयास करना चाहिए। आठवां नंबर है शिक्षक यदि चाहे तो अपने सत्यकार भाव, सदाचार तथा अपनी सजनता द्वारा बाल अपराधियों में सुधार कर सकते हैं। नौवां नंबर है बाल अपराध में सुधार के लिए शिक्षकों को न केवल शिक्षा के रूप में काम करना चाहिए बल्कि अभिभावक के रूप में भी काम करना चाहिए। इसके बाद है वंचित और अलाभान्वित बच्चों की शिक्षा किस प्रकार दी जाए ताकि वो लाभान्वित हो जाएं। आइए इसको हम देख लेते हैं। अलाभान्वित बालकों की विशेषताएं। पहली श्रेणी में उच्च और मध्य वर्ग के लोग आते हैं और दूसरी श्रेणी में वो वैसे लोग आते हैं जिनके पूर्वज कभी जो है आर्थिक स्थिति के अच्छे होते थे लेकिन आज नहीं है, और उस श्रेणी में तो भाई पैसा होगा ही होगा और ये अपने बच्चों को जो है भविष्य के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करते हैं, चाहते हैं कि इनके बच्चे जो हैं वो बेहतरीन हो। और तीसरी श्रेणी में वह लोग आते हैं जो आरंभ से ही सामाजिक, आर्थिक तथा जो है सांस्कृतिक दृष्टि से जो है वो पिछड़े हुए हैं। ब्रेनबैक के अनुसार जो है असामाजिक लाभ या फिर जो है सामाजिक वंचन का तात्पर्य उन सभी कारकों से है जो बच्चों की मानसिक योग्यताओं के जो है पूर्ण विकास में बाधक होते हैं और जिनके कारण जो है बच्चे शैक्षिक उपलब्धियों में पिछड़ जाते हैं। निम्न आयु समूह के अधिकांश बच्चे शिक्षालय में जो है उच्च आय समूह के बच्चों की अपेक्षा शैक्षिक उपलब्धि में पिछड़ते रहे और उनकी स्थिति जो है बदहाली होती रही और शोधों से मालूम हुआ कि विद्यालय की आयु तक आते आते गरीब बच्चों के मानसिक क्षमताओं का स्वाभाविक एवं जो है सहज विकास प्रतिकूल वातावरण के कारण काफ़ी हद तक अवरुद्ध हो जाता है। इसके बाद कोलमैन के अनुसार जो है अलाभान्वित बच्चों की जो है शैक्षिक उपलब्धि पर सामान्य सामाजिक वर्ग का प्रभाव पड़ता है, तब विद्यालय के पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाने की अपेक्षा जो है पारिवारिक परिस्थितियों को अनुकूल बना देना आवश्यक है। जैक्स ने तो यहाँ तक कहा दिया कि अलाभान्वित बच्चों के बीच जो है विषमता को दूर करने के लिए पूरे देश में सामाजिक ढांचा को बदलना होगा। भारतीय परिवेश में बिमला सक्सेना के शोधों से पता चलता है कि वातावरण संबंधी असुविधाओं के कारण जो है लाभान्वित बच्चों की बौद्धिक योग्यता तथा शिक्षण योग्यता का विकास अवरुद्ध हो जाता है। साजिद ने जो है 1984 के शोध कार्य से जो है कहा कि उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले बच्चों की अपेक्षा निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले बच्चों की जो है सृजनात्मक योग्यता कम होती है। इसके बाद जो है वांछित बच्चों के लिए जो है शैक्षिक योजनाएं क्या हैं, आइए और उसको हम देख लेते हैं। पहला नंबर है भावी सामाजिक तथा शैक्षणिक शिक्षण के लिए 2 से 5 साल की आयु जो है ये अधिक नाजुक होती है, अतः माता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को इस अवधि में शिक्षित करें तथा जो है शिक्षा के प्रति जागरूक बनाएं। दूसरा नंबर है कि बड़े बड़े शहरों में बाल देखरेख केंद्रों की व्यवस्था की जाए और ख़ास करके उन क्षेत्रों में जहां अलाभान्वित बच्चे ज़्यादा हों। तीसरा नंबर है 4-5 साल के बच्चों के जो है मानसिक विकास का प्रयास किया जाए और 1972 में जो है इस कार्यक्रम में इस आयु में जो है लगभग 40% अलाभान्वित बच्चों को जो है भर्ती किया गया था। आज सरकार भी चलाती है वैसा नियम, जहाँ पे जो है अगर आपके पास पैसा नहीं है तो सरकार एक टेस्ट लेती है और उसके बाद जो है अच्छे अच्छे स्कूलों में दाखिला करवाती है और रहने और खाने तक के पैसे देती हैं, पढ़ने की तो बात ही छोड़िए। इसके बाद
तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर जहाँ पे हमने देखा सीखा इन चीज़ों के बारे में, और उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट निर्देशन और परामर्श, नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है, तो आई थिंक वहाँ से भी कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा।